हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद ए.के. चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच। आज हम इस क्लास में समझेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने वो क्लास देखी नहीं है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो क्लास वहां से देख सकते हैं। तो ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज का जो हमारा हेडिंग है जिसको हमें समझना है वो है वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब भी हम वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो आलोचक हैं उनका कहना था कि जो भारतीय संविधान है वो एक उधारी का थैला है, या मैं कहूँ बैग ऑफ द बोरोइंग्स। तो उनका ये जो कथन है ये किस हद तक जो है उचित है, किस हद तक उचित नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जब भी मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर दो तरह के सोर्स आते हैं दोस्तों। पहला सोर्स हमारा जो होगा वो होगा हमारा इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, हमारा इंटरनल सोर्स मतलब कि हमारे जो भारत में ही जो चीजें थी हमने उन्हीं से कुछ संविधान में क्लॉज डाले। दूसरा सोर्स जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हो गया कि जो हमने विभिन्न देशों से, जो अदर कंट्रीज हैं उनसे हमने जो क्लॉज अपने यहाँ पर इंक्लूड किए। इंटरनल सोर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये जो हमारा मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने यहीं से लिया है। ठीक है, और बाकी के जो एक्सटर्नल सोर्सेज में जो अलग अलग देशों से हमने जो क्लॉज उठाए हैं, लेकिन जो कुछ आलोचक कहते हैं कि ये उधारी का थैला है, ये कथन उनका मेरी नजर में तो अनुचित है, क्योंकि हमने जो भी विभिन्न देशों से हमने जो क्लॉज लिए हैं उनको हमने क्या किया, अपने देश के परिवेश के हिसाब से, अपने भारत देश के परिदृश्य के हिसाब से हमने उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको क्या किया है, यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है और अपने यहाँ पर हमने उनको इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जो चीजें ली हैं उनको हम समझेंगे। पहला हमने लिया है यहाँ से फेडरलिस्ट। देखिए, फेडरल स्कीम में क्या होता है, एक संघीय योजना होती है, संघीय सरकार होती है, या फिर कहें संघ ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन एग्जैक्ट में बात करूं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है। ठीक है, और ऑफिस ऑफ द गवर्नर भी हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जुडिशरी भी हमने कहां से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी में आपका यहाँ पर डिवीजन अगर मैं करना चाहूं तो यहाँ पर एक आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक आ जाता है अपना हाई कोर्ट। इसके अलावा इनकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आते हैं वो सारा, तो जो टोटल जुडिशरी है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि आज आप देखते हैं यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहां से लिए हैं, ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन हमने लिए हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिए, ये जब मैं बात करूं पब्लिक सर्विस कमीशन की तो ये संविधान के भाग 5 में है, इसकी जो आर्टिकल है 315 से 323 में इसका उल्लेख वहां पर किया गया है। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा जो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इनके जो किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, यहाँ पर मैं इसको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इनको मैं आपको आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली बताऊंगा, जब मैं आपको संविधान के भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझें कि किस प्रोविजन को हमने कहां से लिया है। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, फेडरल स्कीम भी हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट व्हिच इज एन इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो जो आंतरिक सोर्स है हमने उससे ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अपना संविधान का वहीं से लिया है। सारा प्रशासन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर ही जो हम अभी करते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया है, तो मैं समझता हूं आप इसको बताने में सक्षम होंगे। अगला आता है हमारा बाय सोर्स में, जब हम बात करेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ही हमारे ऊपर उस टाइम राज था। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो, जब भी गवर्नमेंट की बात आती है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट होती है हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो जो है हेड होते हैं राष्ट्र के, जिसमें एक आपका नॉमिनल हेड होता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। भारतीय परिवेश में अगर हम बात करें तो जो भारत के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो भारत में जो हमारा नॉमिनल हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। तो भारत में जो फॉर्म फॉलो होती है वो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
जबकि मैं बात करूं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिसका एग्जांपल है आपका यूएसए अमेरिका, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर का कोई खास रोल नहीं होता। वहां पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, दैट्स व्हाई दैट इज द पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो चाहे कोई व्यक्ति अमीर है चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, छोटा बड़ा, इसका कोई वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी के लिए कानून का शासन है और एक ही लॉ जो है वहां पर प्रैक्टिस किया जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी कहां से लिए गए, ये भी हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, पूछा जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बात आती है कि सिंगल सिटीजनशिप क्या है। देखिए दोस्तों, भारत जो है एक ऐसा देश है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता का प्रावधान जो है फॉलो किया जाता है। जबकि जो संघ होते हैं, एकदम एग्जैक्ट फेडरल कंट्रीज जो होती हैं, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। वहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति जो है राज्य के साथ एक तो राज्य का नागरिक होगा, उसके अलावा वो उस देश का नागरिक होगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में अगर आपके पास सिटीजनशिप है, इफ यू आर सिटीजन ऑफ द इंडिया देन यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ द इंडिया। आपको स्टेट की नागरिकता अलग से नहीं मिलेगी, आप भारत के ही नागरिक कहे जाएंगे। अगला है कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट्स का जो प्रोविजन है ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म का मतलब हो गया एक हमारा जो सदन है, संसद है, उसमें एक होगा हमारा लोकसभा, एक होगा हमारा राज्यसभा। तो ये बाईकैमरलिज्म हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगली हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो हमने कहां से लिए हैं, वो हमने लिए हैं अपने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार है जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि आपको जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीजें होती हैं वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे ही आप उस जीवन में जो आपका जो इसेंस है, आपको अच्छे से जीने के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान तो हमको क्या था, अंग्रेजों के टाइम पे भी जब भारत जो है आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी ये सारी चीजें लगभग मिल ही जाती थी। और लेकिन उस टाइम हमारे पास क्या नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के जीवन में और आज के जीवन में कितना फर्क है ना। अभी आज की अगर मैं बात करूं तो आप जो है आजाद हैं, आप बोलने के लिए आजाद हैं, आप कुछ करने के लिए आजाद हैं, कोई भी व्यवसाय करने के लिए आजाद हैं। लेकिन उस टाइम ये सारी फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि उस टाइम फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, संविधान का बिल्कुल दिल है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स है तो आपके पास सारी चीजें हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये हमने जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने लिए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। कितने मौलिक अधिकार हैं और किस किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, इन सब चीजों को हम आगे चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखो यहां पर एक कंफ्यूजन नहीं होना है। जुडिशरी का क्लॉज जो है ये हमने कहां से लिया, ये हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब जुडिशरी पर आप किसी का प्रेशर नहीं है, जुडिशरी एकदम आजाद है अपने निर्णय लेने के लिए। तो ये जो फैक्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने लिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि जुडिशरी का क्लॉज हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, देखिए जब भी संसद कोई भी कानून पारित करती है, तो कानून पारित करने के बाद वो संवैधानिक आधार पर बनाया गया है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा हो, तो उसको चेक करने की जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जब जुडिशियल रिव्यू है क्या, जुडिशियल रिव्यू रोकता है कोई भी गलत कानून बनने से, ठीक है। तो ये हमारा जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये हमने यूएस से लिया। अगला आता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति को पद से किस तरह से हटाते हैं, ये भी हमने कहां से लिया, यूएस से लिया। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको भी हमने कहां पे लिया, ये भी यूएस से लिया है। पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर कुछ इंपोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, इसको आप याद रखेंगे। अब आती है आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसमें हम बताते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है। या फिर मैं बात करूं, ये जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी जो एम्फेसाइज करता है किस पर, कि वेलफेयर पर, कि जो सरकार है, जो सरकार बनी हुई है, वो वेलफेयर के काम ज्यादा से ज्यादा करे। तो इन सारी चीजों को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया।
नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनको कैसे नॉमिनेट किया जाना है, ये भी हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो प्रेसिडेंट साहब है राष्ट्रपति के इलेक्शन का क्या मेथड रहेगा, इसको भी हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कहें आयरलैंड से। ठीक है, अगला आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया उसको देखेंगे। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा में क्या है, वहां पर जो मैं जो बात कर रहा हूं फेडरलिज्म की या फेडरेशन की, तो कनाडा में क्या होता है, फेडरेशन है और वहां पर सेंटर जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये क्लॉज हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर्स देखिए जब भी मैं बात करूं कि पावर्स में क्या क्या होता है, सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है, तो यहां पर आपको 7 शेड्यूल ध्यान आना चाहिए, जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, आप परेशान मत होइए। तो ये जो स्टेट लिस्ट पर क्या होता है, स्टेट लिस्ट जो है इस पर जो अधिकार है स्टेट को कानून बनाने का, यूनियन लिस्ट पर अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाने का, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का। तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि जो वेस्टिंग ऑफ स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाले होंगे, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाले होंगे, कुछ सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाले। अब जो सब्जेक्ट बच गए जो इन लिस्ट में नहीं है कि किस चीज पर कौन कानून बनाएगा, तो उसको डाल दिया गया रेजिडुअरी पावर्स में। तो जो रेजिडुअरी पावर्स है वो कहां पर दे दी गई, सेंटर को दे दी गई। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी क्लॉज हमने कहां से लिए हैं, ये सारी क्लॉज हमने लिए हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश से क्या लिया, कनाडा से हमने क्या क्या लिया, इन सारी चीजों को आप जो है देखेंगे। आगे चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए, कुछ चीजें डाल दी, ठीक है, कि स्टेट लिस्ट इन इन चीजों पर कानून बनाएगा। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए कि यूनियन इस पर कानून बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए और बता दिया कि भैया कॉन्करेंट लिस्ट पर ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि स्टेट लिस्ट पर जो कानून बनाएगा वो राज्य बनाएगा, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाएगा आपका यूनियन गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पर जो कानून बनाएंगे उनको कौन बनाएंगे, दोनों मिलकर के बनाएंगे, स्टेट और यूनियन। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हमने कहां से लिया, व्यापार करने की आजादी है। ठीक है, तो ये हमने लिया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की ज्वाइंट सिटिंग होती क्यों है, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि देखिए जब भी कोई डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट होती है, मान लीजिए कोई बिल राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा में अटक गया, या लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में बार बार अटक रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, राष्ट्रपति को ये पावर है, वो क्या करेगा, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा और ज्वाइंट सिटिंग वहां पर होगी, और वहां पर फिर इनका क्या होगी, वोटिंग होगी, और फाइनली जो भी कंक्लूजन निकलता है वो निर्णय वहां पर होगा। तो ज्वाइंट सिटिंग ये हमने लिया कहां से, हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, अब आता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर जो वीमर है इसका नाम जो पड़ा है एक्चुअली में सेंट्रल जर्मनी में क्या है, एक जगह का नाम है। वहां पर पहला इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सबसे पहले वहां पर मैट हुआ था, सबसे पहले वहां पर इकट्ठा हुए थे, वहां से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जर्मनी की, तो इसलिए इसको हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी भी बोलते हैं। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान उधारी का थैला नहीं है, क्योंकि भारत ने उन चीजों को ग्रैब किया है, उन चीजों को अपने संविधान में इंक्लूड किया है जो अच्छी थी, जो खराब चीज थी, जो भारत को अच्छी नहीं लगी, भारतीय संविधान निर्माताओं को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उनको नहीं लिया, और अच्छी जो चीजें थी, अच्छे जो क्लॉज थे, उनमें भी मॉडिफिकेशन करके लिया है। तो जर्मनी की जब भी बात आती है तो आपको एक नाम याद आता होगा, हिटलर का। हिटलर ने क्या किया था वहां पर, जो वो मौलिक अधिकारों को तो क्या ही मानता था, हमारे यहाँ पर जैसे मौलिक अधिकार हैं, तो वहां पर एक क्लॉज था कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे फॉर द टाइम भी। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स था ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी जो है भारत ने वहां से लिया, क्योंकि भारत को ये क्लॉज अच्छा लगा कि अगर इमरजेंसी के हालात हैं तो उस हालात में हम क्या करें, उन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम थोड़ा सा सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप कितने भी स्टार लगा लीजिए, इस पर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी हैं कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहां से लिया है, ये हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी से लिया है। अगली बात आती है यूएसएसआर की। यूएसएसआर जो है
ये आज आज की डेट में हम इसको रशिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, इसका जो है 1991 में इस यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो जाता है और ये बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है जी रशिया। एक मिनट रुको, ठीक है, ये आपका रशिया बन जाता है और 1991 से इसको हम रशिया कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रशिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, जिसको हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसलिए मैंने यहां पर इसको रेड से साइन किया है। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया था। और जो आइडिया है और किसका, जस्टिस का, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे प्रीएम्बल में ये टर्म आपको, जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा, संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप वहां पर ये टर्म देखेंगे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सारी जो आइडिया हैं ये हमने कहां से लिए हैं, यूएसएसआर से, या हम कहें रशिया से हमने इनको लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बात करता हूं, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस से हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए, जब फ्रांस की क्रांति आई थी, फ्रांस की क्रांति में 3 टर्म्स का काफी यूज हुआ था, वो कौन कौन से थे, एक हमारा था स्वतंत्रता, ठीक है, दूसरा हमारा था समानता, और तीसरा हमारा जो टर्म था वो हमारा टर्म था बंधुता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तो वही यहां पर है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन तीनों टर्म्स का जो आइडियल्स है वो हमारे जो संविधान में आता है या प्रस्तावना में आता है, वो हमने कहां से लिया है, फ्रेंच से लिया है। और रिपब्लिक, देखिए दोस्तों, रिपब्लिक का मतलब क्या है, आप अपने देखा हुआ, हमने अपने भारतवर्ष में एक हम मनाते हैं 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को हम मनाते हैं एज ए इंडिपेंडेंस डे। दूसरा हम मनाते हैं 26 जनवरी। इस 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में फर्क आपको पता ही है, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो हेड होगा वो क्या होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, उसका चुनाव हुआ होगा और चुनाव होने के बाद उसको चुना गया होगा, तो इसी को हम बोलते हैं रिपब्लिक। या रिपब्लिक आइडिया क्या है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो हेड है वो एक चुनी हुई सरकार का होगा, एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए उसका पापा भी उस देश का हेड था और वो भी वंशानुगत नहीं होगा, वो चुना हुआ हेड होगा। तो इसी को हम रिपब्लिक टर्म को यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया। तो इसलिए हम जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि यहां से हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि इसके बाद आता है कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। तो साउथ अफ्रीका से हमने जो संविधान में संशोधन करने की बात आती है ना, कि संविधान, देखिए संविधान बना था हमारा 1950 को लागू हो गया था, 1950 से लेकर के अब तक काफी देश में चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात थी कि आगे जब भी डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के साथ साथ हो सकता है परिस्थितियां चेंज हो, तो उन चेंज परिस्थितियों में किस तरह से हम अपने संविधान में संशोधन कर पाएंगे, उन सारी चीजों का क्लॉज साउथ अफ्रीका से हमने लिया। और हमने यहां पर बताया कि जो प्रोसीजर होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कैसे होगा, वो हमने सारा इसमें डिफाइन किया। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो नॉमिनेशन था वो हमने पीछे देखा कि नॉमिनेशन हम कहां से कर सकते हैं। ये आपने देखा था कि जो नॉमिनेशन है टू द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बात करते हैं जापान से हमने क्या लिया है, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, 2 टर्म होते हैं, एक होता है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, एक प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो ये जो प्रोसीजर स्टेबलिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, ये इंडियन फिनोमेनन है या इंडियन प्रिंसिपल है। लिया तो हमने जापानीज से, लेकिन मैं इसका बताऊंगा फॉलो कहां होता है। इंडिया में फॉलो होता है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये क्या है, अमेरिकन बेस्ड है। प्रोसीजर स्टेबलिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई कानून बना है, ठीक है, और अगर कोई कानून बना है और उस कानून बनाने के लिए संविधान ने जो एक प्रोसीजर बनाया, अभी एक प्रोसीजर क्या है, मान लीजिए कोई एक्ट बनना है तो उसमें होगा कि एक बिल जो है वो लेके संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा। मान लीजिए पहले वो लोकसभा में लाया गया,
लोकसभा के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा उस पर अपना अनुमोदन देगी, उसको पास करेगी, और जब दोनों सदनों से वो पास हो जाएगा उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी उस पर अपनी जो है जो भी उनकी पावर्स हैं उन पावर्स को यूज करते हुए उसको या तो स्वीकृति देंगे या उसको विदहोल्ड करेंगे। अगर वो उसको स्वीकृति दे देते हैं उस लॉ को तो वो बन जाता है एक्ट। ठीक है, तो इसको अगर कोई एक्ट इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए बना है दैट मींस वो लॉ जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार बना हुआ है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो प्रोसेस उनको फॉलो करना है वो कैसे प्रोसेस को फॉलो करके बना है, तो उसको हम बोलते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर हमने देखा कि जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो लिया है वो हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने लिया है जापान से। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आप समझ गए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यही है कि जो प्रोसीजर बनाया गया है कानून बनाने के लिए, क्या उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। अगर किया गया है तो वेल एंड गुड, वो कानून आपका अच्छा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि उसकी जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करते हुए आप जो है वो कानून पारित हुआ है या नहीं हुआ, ये इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो क्या क्या थे, कहां से हमने संविधान को क्लॉजेज को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लॉजेज हैं वो हमने 11 देशों के संविधान से वहां से हमने उनको पिकअप किया, उनमें मॉडिफिकेशन किया और अपने देश के हिसाब से उनको हमने अपने संविधान में लिख दिया। तो ये हमारे थे वेरियस सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।